Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें कि देखिए जी जो जी इस समय जो बंगाली भाषी जिसको हम कहें हाँ बांग्ला भाषी मुसलमान जो है वो बांग्ला भाषी मुसलमान तीन तरह का है। बांग्ला भाषी जी मुसलमान एक तो वो है, जब आपको ध्यान हो कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1947 हाँ में, तो तब वो मालदा यही रह गए थे। मुर्शिदाबाद दिनाजपुर जो था उसको पाकिस्तान में दिया गया था, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। जी और 14 अगस्त को यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फहराया था झंडा 1947 जी में। जी लेकिन जब रेडक्लिफ अवार्ड आया 18 अगस्त को, तो उसमें जेसोर जो कि भारत में जाना था वो चला गया वो वहां चला गया। ईस्ट पाकिस्तान में, और मालदा मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर का एक हिस्सा यहाँ रह गया। यहाँ रह तो गया। एक तो वो है ओरिजिनल हम्म, और बांग्ला हम्म, भाषी मुसलमान। दूसरे जो आपके 1971 में आए, और तीसरे जी जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया। जी, ये तो ये तीन जो तीन तरह के भाग हैं हैं। इसमें जो जी 1947 वाले हैं उनको हम कह सकते हैं कि उसमें से एक साइजेबल भाग मतलब 20, 25, 30% तक भी भाजपा को वोट दे सकता है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ। मालदा में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, 4 लाख के करीबन उसमें भीड़ थी दोपहर का समय। तो वो वहां मुस्लिम अच्छी संख्या में थे। हमारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हाँ, जो बंगाली मुस्लिम है, जो 1947 वाले मुस्लिम है, वो थे उस भीड़ में, और वो बात कर रहे थे कि हाँ, देश को अच्छी तरह से गवर्न कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े वोट मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ओरिजिनल मुस्लिम्स है, बांग्ला भाषी मुस्लिम्स, उनके जिनके नाम आज भी हिंदुओं के नाम पे होते हैं, वो मुस्लिम्स के वोट आएंगे बीजेपी में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आएंगे, या 10% ही आए, 15% ही, उनके वोट आएंगे। लेकिन 1971 वालों के और जो बाद में इन्फिल्ट्रेट हुए हैं उनके कठिन है। वो तो मेरा मेजोरिटी। प्रश्न ये है कि ये जो क्षेत्र है विशेषकर बंगाली भाषी मुसलमानों वाला, ये मालदा जी जी मुर्शिदाबाद मालदा नदिया, वाला। ये जो क्षेत्र है, हाँ हाँ इसमें पिछली बार लगभग ये 50-50% विभाजन था, था और हाँ बल्कि कांग्रेस को अधिक वोट मिले थे। इस बार क्या स्थिति? जी। इस बार स्थिति कमोबेश, हालांकि बहुत जगह सुनने में है कि लोग मुस्लिम से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। लास्ट मोमेंट पे जो फेवर होगा उनको वही लगेगा कि टीएमसी बीजेपी को हरा सकती है, हम टीएमसी की तरफ जाएंगे। जो मेरा कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कांग्रेसी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है बीजेपी को हराएगा कौन इस टिकट पे। तो मुझे लगता है अंततः वो टीएमसी की तरफ जाना चाहिए। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं सुपर चैट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन्होंने जो पुराने व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, थोड़ा सा कष्ट करें, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दें, और साथ में आप हाँ, हमारा जो बेल आइकॉन है वो भी दबा दें। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सीट बाय सीट, जी क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ सीट बाय सीट डिस्कस करने के लिए, क्योंकि योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति जो इस समय कह रहे हैं कि साहब की 225 से 227 सीटें ही आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी बंगाल में 20 सीटें दे रहे हैं। जी एकदम सही कह। तो इसका मतलब यदि योगेंद्र यादव 20 सीटें दे रहे हैं तो भी बहुत सारी आ जाएंगी। मुझको तो फीडबैक मिला कि साहब 32 सीटें तक आ सकती है। तो अब आप नहीं नहीं, बताएं, पहले तो ये बताएं कि 6 सीटें जिन पर हो गया है चुनाव, उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद फिर बाकी सीटों को डिस्कस करें। देखिए मैं इसको ये मानता हूं कि जो पिछली बार 18 सीटें आई थी, इसको सबक उसमें 18 में 17 सीटें मालदा उत्तर को छोड़ दे हम, क्योंकि मालदा उत्तर डाइसी है, उसको छोड़ दे तो 18 में 17 सीटें तो वो निश्चित आएगी। ये तो आप पक्का मान के चलिए, कोई उसमें संदेह नहीं। अब वैसे मालदा उत्तर में पिछली बार 84,000 का मार्जिन था। था, लेकिन तीन तरफा वोटिंग हुई थी। इस बार मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसान रहेगी या तीन तरफा वोटिंग होगी, मुझे नहीं लगता। मालदा क्या है, गढ़ रहा है शुरू से ही, अब्दुल एबी गनी खान चौधरी के समय से ये गढ़ रहा है कांग्रेस का, तो तीन तरफा वोटिंग थी। इस बार इनका एक क्लियर रहेगा, जो समझ में आ रहा है कि हराएगा कौन।
अगर उनको लगेगा कि मोटा मोटी कांग्रेस के चांस पक्के हैं तो कांग्रेस को देंगे, और उनको लगेगा कि नहीं टीएमसी हरा सकती है तो वो टीएमसी की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वो भले ही 90,000 के करीब वोट से जीती हो, लेकिन इतनी आसानी से जीतने देगी, मुझे नहीं लगता। अब जी। उनको छोड़ के जो सीटें ऐड ऑन हाँ, होगी उनमें जो हाँ। मेरी समझ है कि 2 सीटें, जैसे मैं रीजन के साथ बता रहा हूँ, 2 सीटें हैं, वीरभूम और बोलपुर। हुँ, वहां का जो अनुव्रत मंडल, सबसे बड़ा डॉन, कुछ भी कह लीजिए, गाय माफिया, ये माफिया, वो माफिया, वो जेल में। बहुत लोगों को कष्ट भी दिए हैं, जो सुनने में है, सच्चाई तो ईश्वर जाने, कि लोगों को कष्ट भी बहुत दिए हैं। माफिया बाहुबली था ही, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो अब वो चूंकि जेल में है, तो वीरभूम और बोलपुर सीटों पे ये समझ लीजिए बीजेपी को एज है, अच्छी खासी एज है। प्लस वहां बीजेपी से जो आईपीएस खड़े हुए थे, देवाशीष धर, उनकी टिकट ममता बनर्जी ने बदमाशी से उनको वीआरएस नहीं देके उनको टिकट नहीं लेने दी। तो जो दीप्तांशु भट्टाचार्य खड़े हुए हैं, वो भी अच्छी कैंडिडेट है, सुलझे हुए हैं। और देवतनु, देवतनु। देवाशीष, देवतनु, सॉरी, देवतनु, और देवाशीष दा का भी पूरा सपोर्ट तो रहेगा ही, भले ही वो वीआरएस मिला नहीं मिला, लेकिन आवेदन कर चुके हैं और लोगों के मन में भी रोष है कि ये गलत काम हुआ है। तो बीरभूम और बोलपुर, ये दोनों सीटें उस कारण बीजेपी में शिफ्ट होनी चाहिए मेरी समझ में। तो ये 2 सीट, उसके बाद हम आगे आए तो 3 सीटों पे बहुत बड़ा प्रभाव है, कांथी, घटाल, तमलुक। ये तीनों सीटें कहीं ना कहीं शिशिर अधिकारी, फिर ये पूरी अधिकारी परिवार की सीटें हैं। हाँ, तो शुभेंदु ये अधिकारी। तीनों, शुभे अभी शुभेंदु है, शिशिर अधिकारी उनके फादर, मतलब ये अधिकारी परिवार की सीटें हैं, ये 3 सीटें। तो कांति, जी। घाटाल और तमलुक, ये मान के चलिए कि लोगों की जो सुनने में है, ये बहुत हद तक बीजेपी की तरफ जानी चाहिए। तो अगर हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले, तो 17 सीटें, मैं एक मालदा उत्तर छोड़ देता हूँ, तो 2 सीटें वो बीरभूम बोलपुर, 19, 3 सीटें ये कांथी, तो घटाल तो घाटाल, पिछली बार भी तमलुक। थी। घटाल मुझे याद नहीं आ रहा है, घटाल पिछली बार थी। आई नहीं, डोंट घटाल तो थिंक, पिछली आई बार भी डोंट, जीते थे। नहीं, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, रानाघाट, फिर नौगांव। बलगांव, बैरकपुर, हुगली, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बिष्णुपुर, दुर्गापुर, आसनसोल। घाटाल नहीं थी, अधिकारी परिवार हुँ, के ही पास थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस बार ओके। हिरेन हिरेंदा खड़े हुए हैं, जहां तक मुझे याद है, तो ये सीट आ जानी चाहिए बीजेपी के पास। तो मेरी ये कैलकुलेशन है कि 17, 2, 19, और ये 3 सीटों में अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये अच्छा, तो एक हम चले गए इस तरफ घाटाल की तरफ, मैं थोड़ा इसको डिवाइड करता हूँ। पहले हम जी, ईस्ट ऑफ हुगली पहले बात कर लेते हैं। ईस्ट ऑफ हुगली में जी, जो 2 जो सीटें हैं पिछली बार नहीं आई थी, एक तो कृष्णा नगर नहीं आई थी, हाँ, हाँ, एक 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 बशीरहाट नहीं आई थी, कृष्णा नगर तो हाँ, हाँ, नादिया में आ गई। तो हाँ, हाँ। कृष्णा नगर में महुआ जी दोबारा है, और देखिए, कृष्णानगर इस कृष्णानगर आज नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बीजेपी टीएमसी के साथ इसको जीती थी। कृष्णानगर में स्थिति हरदम बीजेपी की ठीक ठाक रहने के चांस रहते हैं। इस बार जहां तक मुझे पता है कि जो वहां की जो रानी खड़ी हुई है, तो उसका भी हुँ, इम्पैक्ट रहेगा, और ये कृष्णानगर सीट मेरे हिसाब से बहुत 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 फेयर चांस है कि बीजेपी जीत जाएगी। जी। आपका थोड़ा वॉल्यूम कम आ रहा है, तो आपने एक ही लगा रखा है ईयरफ़ोन, दूसरा भी लगा लीजिए तो ठीक रहेगा। जी, जी, हाँ जी, तो ये ठीक है, तो कृष्णा नगर की बात हो गई। जी, बासीरहाट तो नहीं आएगी, आप मानते हैं? नहीं आएगी, नहीं, नहीं, बासीरात नहीं। और बाकी तो आपने बोल दिया। दमदम की क्या स्थिति रहेगी? दमदम देखिए, अब इसमें सुजान चक्रवर्ती का गेम है। सुजान चक्रवर्ती बहुत बहुत मजबूत कैंडिडेट है सीपीएम के। सवाल ये उठता है कि वो कितना वोट ले जाते हैं। अगर वो ढंग से वोट ले गए तो ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगी।
अगर वो कमजोर पड़ गए, बहुत कमजोर, कमजोर नहीं बहुत कमजोर पड़ गए, तो टीएमसी जीत जाएगी। और वो स्ट्रांगली फाइट किए तो बीजेपी या सीपीआईएम कोई भी जीत सकता है, टीएमसी नहीं जीतेगी, क्योंकि टीएमसी के विरुद्ध प्रॉब्लम है वहां पे। और सुजान चक्रवर्ती कितना बढ़िया लड़ते हैं उस पर ये बहुत कुछ निर्भर करेगा।